अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट द चैप्टर नंबर 1 ऑफ थेराप्यूटिक्स। ठीक है, बिफोर मूविंग ऑनवर्ड्स हम लोग चैप्टर नंबर 1 के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर से क्या चीज़ें आपने याद करनी है, क्या चीज़ें आपको पता होनी चाहिए या क्या चीज़ें हम जो है वो स्किप कर सकते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि बेसिकली हम सबको लग रहा होता है कि ये बहुत फजूल चीज़ है जिसको हम इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे होते। लेकिन जब हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं और वहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं, वहाँ पर हम ये सब चीज़ें करते हैं, तो हमें इन टर्म्स के दरमियान एक बेसिक डिफरेंस जो है उसका पता होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या क्या हम इस चैप्टर के अंदर से पढ़ेंगे। सबसे पहले आपके पास आता है थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस का जो इंट्रोडक्शन, ये आप नहीं करेंगे। फिर आपके पास यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिलती है। डेफिनेशन किसकी? थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेस की। ठीक है, ये आपने डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। फिर आपको ये 4 गोल्स पता होना चाहिए कि एक फिजियोथेरेपिस्ट के क्या 4 गोल होते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर पेशेंट और क्लाइंट के दरमियान डिफरेंस देखते हैं। ये डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, आपको वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से इसके बारे में पता होनी चाहिए। फिर फिजिकल फंक्शन के जो कंपोनेंट्स हैं, इसमें बेसिक डेफिनेशन है, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस, ये तो आप आगे जाके पढ़ेंगे। आपको बस इसमें ये पता होना चाहिए कि जो टर्म्स हैं जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी या मोबिलिटी है, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का टर्म यूज़ करना है, कहाँ पर मोबिलिटी का टर्म यूज़ करना है। ठीक है, उसके अलावा आप ये स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ थेराप्यूटिक एक्सरसाइजेज इंटरवेंशन। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट को स्किप कर दें तो ये इतना कोई मुश्किल इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास आती हैं कुछ बेसिक, ये छोटा सा बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स 1.1। इसके अंदर बेसिकली उसने आपके साथ कुछ ऐसी इंटरवेंशन का डिस्कस किया हुआ है जिसपे हमारी पूरी थेराप्यूटिक्स बेस करती है। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर देंगे, इट्स ओके, लेकिन आप इसको एक बार रीड कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है एक्सरसाइज सेफ्टी वाले टॉपिक। इस टॉपिक को आपने अच्छी तरह से रीड करना है। आपको पता होना चाहिए कि थ्रू आउट दिस टॉपिक उसने क्या क्या बातें जो हैं वो की हुई हैं, तो इसने आपको एक अच्छी तरह से 2-3 बार आपने इसको एग्जाम में जाने से पहले रीड कर लेना है। उसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ स्टेटस एंड फंक्शनिंग। मतलब इसके अंदर आपके साथ वो कुछ मॉडल्स डिस्कस करेगा। कोई 3 मॉडल्स उसने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हुए हैं। इन मॉडल्स के अंदर उन टर्मिनोलॉजीज़ की बात है जो कि मैंने शुरू में की थी। आपको हर टर्मिनोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिसेबिलिटी, व्हाट इज़ डिसेबलमेंट प्रोसेस, व्हाट इज़ एक्टिविटी लिमिटेशन, व्हाट इज़ फंक्शनल लिमिटेशन, व्हाट इज़ पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन। ठीक है, आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ना आता है ICF फ्रेमवर्क। ये सब मॉडल्स में सबसे ज़्यादा इसको डिस्कस किया गया और यही मॉडल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इसी के अंदर आपको कुछ डेफिनेशंस मिलेंगी। अच्छा, इस मॉडल में आपको ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये बॉक्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहेंगे, या फिर आप ये बॉक्स पढ़ सकते हैं जिसमें आपको कंप्लीट, अगर आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ ICF मॉडल, आप पढ़ सकते हैं। बाकी जब मैं आपको ये मॉडल्स पढ़ाऊँगी, मैं आपको इसकी जो है वो एक छोटी सी फ्लो चार्ट फॉर्म में आपको दिखाऊँगी। आपको पता होना चाहिए, आपको एटलीस्ट तीनों मॉडल्स का कंपैरिजन पता होना चाहिए, जो कि हम अपकमिंग लेक्चर्स में ज़रूर देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है टाइप्स ऑफ इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट की टाइप्स हमारे पास इम्पेयरमेंट बॉडी स्ट्रक्चर की हो सकती है, इम्पेयरमेंट बॉडी फंक्शन की हो सकती है, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। फिर आपको यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी इम्पेयरमेंट में डिफरेंस लाजमी पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपोजिट इम्पेयरमेंट में आपको पता होना चाहिए। और ऑब्वियसली अगर आपको मैं कह रही हूँ किस चीज़ की डेफिनेशन करनी है तो उसकी एग्जाम्पल भी लाजमी आपने करनी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पूछा जा सकता है कि यहाँ पर कौन सी टाइप की इम्पेयरमेंट है, आइदर दिस इज अ प्राइमरी इम्पेयरमेंट और सेकेंडरी और कॉम्पोजिट इम्पेयरमेंट। या फिर आपको एक कंडीशन दी जा सकती है और आपको पूछा जा सकता है कि इसकी प्राइमरी, सेकेंडरी और हमारे पास कॉम्पोजिट इम्पेयरमेंट क्या होगी, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बाकी इसको पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है, ओनली फर्स्ट पैराग्राफ इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्टिविटीज़ एंड पार्टिसिपेशन की डेफिनेशन का आप जो है वो स्किप कर सकते हैं, लेकिन एक्टिविटी लिमिटेशन एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी है। आपको यहाँ पर जो है वो एक्टिविटी लिमिटेशन की जो एग्जाम्पल्स है, इसके अंदर से 2-3 एग्जाम्पल्स आप कर सकते हैं, क्योंकि आपसे MCQ पूछा जा सकता है कि इस तरह की कंडीशन है पेशेंट की और इसमें एक्टिविटी लिमिटेशन या पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन कौन सी है। यहाँ पर आपको इस पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शन की एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। उसके बाद ये सब नहीं करेंगे। कैटेगरीज ऑफ प्रिवेंशन में आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी प्रिवेंशन का पता होना चाहिए। मुझे पता है आप इस लेवल पे हैं तो ऑब्वियसली आपको ये बेसिक बातें तो पता होंगी। आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, आपने उसमें से बताना है कि प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी कौन सी इसमें जो है ना प्रिवेंशन है। उसके बाद ये करने की आपको जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली एक फिजिकल थेरेपी स्टूडेंट जो कि इतना पढ़ चुका है उसको पता है कि रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे जो कि फिजिकल डिसेबिलिटी कॉज कर सकते हैं, तो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रिंसिपल्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव पेशेंट मैनेजमेंट, इसके अंदर से बस आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ऑटोनमस प्रैक्टिस, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग की सिर्फ डेफिनेशन आप कर सकते हैं, या फिर आप ये टेबल अगर आपने बहुत करना है तो आप ये कर सकते हैं, इसको आप थोड़ा रीड कर सकते हैं, ये आप जो है वो डेफिनेशन कर लेंगे। इसके अलावा आपको कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन में ये 4 डेफिनेशन आपको जो है वो आनी चाहिए। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस की सिर्फ
बेसिक डेफिनेशन आनी चाहिए। आगे आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, सिंपल सा एक छोटा सा स्टेप है जो कि आपको बताना चाहिए कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के स्टेप्स क्या हैं। नेक्स्ट आपने असेसिंग एविडेंस का आपने कुछ नहीं लेना, ठीक है, आपने ये नहीं करना। पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल इज़ द ओनली SCQ जो कि इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो कि सिर्फ यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो आपको ये लाजमी आना चाहिए। आप इस फिगर को जो है ना वो बहुत अच्छे से कर लें, ठीक है। आप खाली इस फिगर को कर सकते हैं या फिर अगर आपको थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करनी है तो आप ये 5 स्टेप कर सकते हैं, या फिर एग्जामिनेशन की अगर आपको डेफिनेशन करनी है आप वो कर सकते हैं। हेल्थ हिस्ट्री की डेफिनेशन फर्स्ट 3 से 4 लाइनों में इसकी डेफिनेशन दिया। उसके बाद आपको बताया कि 5th सेमेस्टर से जो क्लिनिकल रोटेशन स्टार्ट होती हैं उनके अंदर आपको ना हिस्ट्री टेकिंग करते हैं आप, ठीक है, वो हमारा पहला मॉड्यूल होता है। इसके अंदर आपने हिस्ट्री टेकिंग करनी है तो आपको ये तो ऑब्वियसली पता होनी चाहिए कि हिस्ट्री टेकिंग के स्टेप्स क्या। तो आप इस टेबल को रीड कर सकते हैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपने फ्यूचर में हिस्ट्री टेकिंग करनी है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सिस्टम रिव्यू। आपको ये पता होना चाहिए, इस टेबल को आप रीड कर सकते हैं क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज़ें आपने रूल आउट करनी है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की तरफ आने से पहले। फिर स्पेसिफिक टेस्ट एंड मेजर्स की डेफिनेशन होनी चाहिए और कुछ स्पेसिफिक जो यहाँ पर टेस्ट उसे आप साइड पर डिस्कस किए हैं आप ये कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने कुछ भी नहीं करना, वैल्यूएशन की करना चाहते कर लें। डायग्नोसिस की डेफिनेशन आपको पता होगी ऑब्वियसली, हम एनाटमी में मतलब सबसे पहली डेफिनेशन हम यही पता है व्हाट इज़ डायग्नोसिस एंड व्हाट इज़ प्रोग्नोसिस। लेकिन आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डायग्नोसिस ऑफ अ फिजिकल थेरेपिस्ट और एनी अदर मेडिकल प्रोफेशनल। यानी एक मेडिकल प्रोफेशनल का डायग्नोसिस थोड़ा सा डिफरेंस होता है फिजिकल थेरेपी के डायग्नोसिस के। आप कह सकते हैं फिजियोथेरेपी में आप एक और एडिशनल चीज़ जो है ना उसको ख्याल रखते हैं और आपका जो प्रोग्नोसिस होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ये जो डायग्नोसिस होता है दैट इज़ द डायग्नोसिस ऑफ फंक्शनल लिमिटेशन एंड प्रोग्नोसिस ऑफ द फंक्शनल आउटकम, ठीक है। तो ये आपको जो है ना वो पता होना चाहिए जो कि हम आगे ऑब्वियसली डिस्कस करने वाले हैं। फिर हमारे पास इंटरवेंशन है, ज़रूरी नहीं है, आगे कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर हमारे पास जो चीज़ आगे इंपॉर्टेंट है वो हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ मोटर लर्निंग का। आपको तीनों तरह के टास्क जब पढ़ते हैं तो आपको ये टेबल आप इसको जो है ना देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा जो नेक्स्ट पे आप आते हैं तो आपको ये चीज़ें हमारे पास आती हैं, थोड़ा सा आप इसको रीड कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। स्टेजेस ऑफ मोटर लर्निंग, इसकी तीनों स्टेजेस कॉग्निटिव, एसोसिएटिव, ऑटोनोमस, ये तीनों स्टेजेस आपको जो है ना वो आनी चाहिए। फीडबैक में इंट्रिंसिक फीडबैक की डेफिनेशन आप कर लीजिएगा और जो है ना हमारे पास इंट्रिंसिक और ऑगमेंटेड फीडबैक है, इन दोनों की डेफिनेशन आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट में हमारे पास एंड पे कोई इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है। देखें आपको जो है ना एग्जाम्पल्स पता होनी चाहिए हर चीज़ की, जो भी आप पढ़ रहे हैं। आपको टेबल्स जो है ना इनको आप एक बार रीड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ टेबल्स की एग्जैक्ट ऐसे ही वो आपसे स्टेटमेंट देके पूछ लेता है कि आप मुझे इसका आंसर करें, ऐसे क्यों आ जाता है ऐसे, ठीक है। आपको सिर्फ स्टेटमेंट मिलती है और आपने उस टेबल को लिखना होता है, तो आपने इसको रीड ज़रूर करना है। कुछ टेबल्स ऐसे जिसके अंदर उससे क्वेश्चंस पूछे हैं, क्वेश्चन दिया, वो आप ना करें, लेकिन बाकी एक बार सारे टेबल्स को रीड कर लें। अगर मैं आपको कहूँ कि आप सिर्फ टेबल करके पेशेंट मैनेजमेंट मॉडल की डायग्राम करके ये चैप्टर तैयार कर सकते हैं तो इट वॉन्ट बी रॉन्ग, ठीक है। उसके अलावा कुछ बेसिक डेफिनेशन ऑब्वियसली आपने करनी ही है।